थोड़ी देर पहले उद्योगपति अनिल अग्रवाल का एक पोस्ट सामने आया, जिस पोस्ट पर अब सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है और अनिल अग्रवाल की बात पर सहमति सीएम सम्राट चौधरी ने जताई है। सीएम सम्राट चौधरी ने लिखा, आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। बिहार के क्रिकेट इमोशन के लिए सरकार स्पष्ट विजन के साथ मिशन मोड में कार्यरत है। आपके सहयोग से निश्चित ही बिहार की क्रिकेट टीम को लेकर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। थोड़ी देर पहले उद्योगपति अनिल अग्रवाल का एक पोस्ट सामने आया और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि क्यों ना जिस तरीके से मुंबई, कोलकाता, बाकी राज्यों की टीम है, बिहार की भी एक टीम बने। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, उद्योगपति अनिल अग्रवाल का पोस्ट सामने आया और इस पोस्ट के कुछ ही देर के बाद से अब सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस पर सहमति जता दी, यानी कि सरकार का भी विजन है कि अगर कोई आगे आता है तो वाकई ऐसी टीम बननी चाहिए और ये बिहार के लिए गौरव की बात होगी। देखिए, सरकार काफी सजग है और इसका एक उदाहरण है कि अनिल अग्रवाल ने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पे और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका त्वरित जवाब दिया। उन्होंने उनकी बात से सहमति व्यक्त की और उनके इमोशन को हाईलाइट किया। बिहार क्रिकेट को लेकर जो अनिल अग्रवाल का इमोशन है उसको हाईलाइट करते हुए सरकार ने अपने विजन का भी जिक्र किया और ये कहा कि मिशन मोड में बिहार की सम्राट सरकार काम कर रही है और आपके सहयोग से निश्चित ही बिहार क्रिकेट टीम को लेकर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। यानी सम्राट चौधरी चाहते हैं कि अनिल अग्रवाल का जो इमोशन है वो जमीन पर दिखे। इसके लिए सम्राट चौधरी ने अपनी सहमति व्यक्त की है। जो बातें अनिल अग्रवाल ने कही है कि बिहार में प्रतिभाएं किस तरीके से आगे आ रही है, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, साकिब जैसे प्लेयर्स आईपीएल में किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन करते जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि बिहार की भी टीम होनी चाहिए। तमाम राज्यों से जुड़े शहरों और राजधानियों से जुड़े हुए फ्रेंचाइजी टीम है और उन राज्यों के इमोशन है। आईपीएल के मैचों के दौरान वहां के लोगों के इमोशन देखने को मिलते हैं। ऐसे में बिहार की प्रतिभाएं जब दूसरी टीमों से जाकर बेहतर प्रदर्शन करती है तो ऐसे में बिहार की भी कोई क्रिकेट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, क्रिकेट की टीम होनी चाहिए और बिहार की प्रतिभाओं को उसमें जगह मिलनी चाहिए। तो अनिल अग्रवाल ने जो भी अपनी इच्छा जाहिर की है, अपना इमोशन, क्योंकि अनिल अग्रवाल बड़े कारोबारी हैं, बिहारी मूल के हैं और बिहार को लेकर समय समय पर अपनी इच्छा और भावनाएं व्यक्त करते रहे हैं। तो अब अनिल अग्रवाल को आगे आना चाहिए क्योंकि सरकार सजग है, सरकार त्वरित रूप से कदम उठा रही है और खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आगे बढ़ के उनकी बातों पर सहमति जताई है और उनके इमोशन के साथ सरकार के विजन और मिशन की बात कही है। तो उन्होंने अपील किया है कि अनिल अग्रवाल आगे आए और वो सहयोग करें। सरकार उनके साथ है, सरकार मिशन मोड पर काम करना चाहती है, बिहार के क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहती है। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि जो खेल के विभिन्न आयाम है उसमें प्रतिभाशाली युवाओं को आगे लाना चाहती है। तो अब देखना होगा कि अनिल अग्रवाल कब जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलते हैं, सम्राट चौधरी से बातचीत करते हैं और बिहार के लोगों को कब ये खुशखबरी मिलती है, अच्छे स्टेडियम की खुशखबरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की खुशखबरी, बिहार के युवाओं को जो रिमोट में है, अब जो आकाशदीप आते हैं वो बिल्कुल सामान्य से जो है शहर से आते हैं, रोहतास जिले से उनका ताल्लुक है। अगर ईशान किशन की बात करें तो उनको बेहतर संसाधन मिले लेकिन उनको काफी संघर्ष करना पड़ा, अप्स डाउन्स आए। वैभव सूर्यवंशी जो समस्तीपुर इलाके से आते हैं, अनुकूल रॉय समस्तीपुर से आते हैं, तो जो खिलाड़ी रिमोट एरिया से आते हैं, कम संसाधनों से अभावों के बीच संघर्ष करते हुए आगे आ रहे हैं, ऐसे अन्य युवाओं को भी मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले और वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। चलिए, बिल्कुल, तो बड़ी पहल सरकार की तरफ से की जा रही है। त्वरित जो पोस्ट है वो सामने आया सम्राट चौधरी का और इसके साथ साथ अनिल अग्रवाल का आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। हम चाहेंगे कि उस पोस्ट को, ये पोस्ट सामने आया है। क्या आपको नहीं लगता कि चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह बेमिसाल बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए? आगे अनिल अग्रवाल लिखते हैं कि बिहार की मिट्टी ने देश को बहुत से बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं।
पटना में जन्मे ईशान किशन ने सबसे कम गेंदों में ओडीआई डबल सेंचुरी बनाई। और चलिए रांची से खबर है, झारखंड की खबरों पर वापस लौटते हैं। रांची से बड़ी खबर, जहां टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोदाम में टेंट और सजावट का सामान रखा हुआ था। कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाले सामान जलने की आशंका है। आग लगते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। घटना सदर थाना क्षेत्र की बताई जा रही। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे टेंट हाउस गोदाम ये धू धू कर जल रहा है। फायर ब्रिगेड कर्मी जो है वो लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए नजर आ रहे हैं। और गोदाम में टेंट और सजावट का सामान बताया जा रहा है कि रखा था, जो काफी ज्वलनशील था। और ऐसे में जैसे ही आग लगी, आग भड़कती चली गई। आग ने भयावह रूप ले लिया। बता दें कि कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाले सामान जलने की आशंका है। आग लगते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। और सूचना मिलने के बाद से देखिए फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर मौजूद है। आग पर हालांकि अब काबू पा लिया गया है। आग किस वजह से लगी, इन कारणों की भी जांच जारी है। तो घटना सदर थाना क्षेत्र की ये बताई जा रही। देखिए किस तरीके से धुएं का गुब्बार आसमान की तरफ से उठ रहा है। लपटें काफी तेज है आग की। और ऐसे में लगातार फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं वो लगे रहे। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, आग बुझा ली गई है, क्या कुछ नुकसान हुआ है? जी बता दें कि जो टेंट हाउस का गोदाम था उसमें कई सामान रखे हुए थे, खासतौर से टेंट और जो शादी ब्याह या पार्टी ओकेजन में जो सजाने के सामान होते हैं वो तमाम चीजें थी, जिस वजह से आग की लपटें जो है वो काफी तेजी से फैली और पूरे तरह से जो भी गोदाम में सामान थे सभी को अपने आगोश में ले लिया, जिस वजह से सभी सामान जो है वो जलकर खाक हो गए। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची थी और उसने आग पर काबू पाया, जिस कारण जो है आग जो है आसपास के इलाकों में फैल नहीं सकी और बड़ी कहा जाए तो एक दुर्घटना पर लगाम लग पाया, अंकुश लग पाया। पूरी घटना के बाद अब ये जानकारी जो सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी की ये घटना हुई थी, जिसमें कि लाखों का नुकसान हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां पतरातू पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के अपराधी दीपक करमाली उर्फ नेपाली को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार गैंगस्टर राहुल दुबे के कहने पर दीपक ने पतरातू में कई गोलीबारी और बमबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पतरातू एसडीपीओ ने बताया कि दीपक करमाली पहले अमन साहू गिरोह के लिए भी काम कर चुका है। सूचना के प्राप्त होते ही वरीय पदाधिकारियों को इस सूचना से अवगत कराते हुए एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिस छापामारी दल ने उक्त सूचना के आधार पर उचरिंगा आंगनबाड़ी क्षेत्र के पास रेड करके दीपक करमाली को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ करने पर अभी तक जो ज्ञात हुआ है वो यह है कि वह पहले भी पास्ट में अमन साहू गैंग के लिए कार्यरत था। उनके लिए गोलीबारी की घटना करवाना, आर्म्स मुहैया करवाना, लड़के चुनना और फिरौती के अमाउंट को कलेक्ट करना और सही जगह तक पहुंचाना, ये कार्य वो करता था। चलिए बात करेंगे राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। देश की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 10 राज्यों की 24 सीट पर राज्यसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 18 जून को मतदान कराया जाएगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित होंगे। झारखंड में भी 2 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें एक सीट शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई है, जबकि दूसरी सीट दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा होने के बाद रिक्त है। चुनावी कार्यक्रम घोषित होने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। तो देखिए, झारखंड में खाली सीट पर मतदान होना है और इसको लेकर के अब गहमा गहमी बढ़ेगी। शिबू सोरेन की सीट खाली हुई है, उनके निधन के बाद से दीपक प्रकाश की सीट पर भी चुनाव होना है। बता दें कि झारखंड में 2 सीट पर चुनाव होना है। नामांकन की आखिरी जो तारीख है वो 8 जून रखी गई है। तो 24 सीट पर चुनाव का ऐलान किया गया राज्यसभा की, जिसमें 10 राज्य शामिल है और झारखंड की भी 2 सीटें हैं। नाम वापसी की तारीख 11 जून तक रखी गई है। इसके साथ साथ मतदान 18 जून को होगा, जिसका समय सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक रखा गया है। नतीजे 18 जून शाम तक आ भी जाने हैं।
बता दें कि झारखंड समेत देश की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 1 जून को नोटिफिकेशन, 9 जून को नामांकन जांच और 11 जून तक नाम वापसी होगी। 18 जून को मतदान और नतीजे आएंगे, जिस पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा किया है। तो देखिए, इन दोनों सीटों को लेकर के अब दावे भी किए जा रहे हैं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि दोनों सीटें जो है वो महागठबंधन के हिस्से में आएगी, उस पर जीत का दावा किया गया है। के 2 सीटों के लिए घोषणा हो गई है और गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। झारखंड में दोनों सीट महागठबंधन को आएगा। तो झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 18 जून को होने वाले चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रहा है, तो वहीं बीजेपी ने भी मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कही है। जनता पार्टी तो अच्छी तरह से जान रही है कि जो वर्तमान सदन के आंकड़े हैं वो हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन जो गठबंधन दल अभी सरकार चला रहे हैं उनके बीच जिस तरह का वाकयुद्ध छिड़ा हुआ है या विचारों की असहमति का दौर चल रहा है, तो निश्चित रूप से इससे मैं ऐसा लगता है कि परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। और एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी इस सारे जो घटनाक्रम है उस पर नजर रखेगी और क्या हमें किस तरह से नॉमिनेशन से लेकर नामांकन वापसी की तिथि तक हमें क्या आचरण करना है, मैं समझता हूँ ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। और जब परिणाम आएंगे तो कुछ हो सकता है कि ऐसे परिणाम आए जो लोगों को चौंकाने वाले हों। तो देखिए, राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई, जिस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दावा किया कि दोनों सीटें महागठबंधन के खाते में जाएंगी। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और हेमंत सोरेन लेंगे। तो वहीं योगेंद्र प्रसाद और मंत्री संजय प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये दोनों सीट जो महागठबंधन के हाथ में होगा, और जहाँ तक एलायंस पार्टनर को कौन सी सीटें मिलेंगी इस संदर्भ में मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं उनकी बता सकूंगा। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ये मामला माननीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी इस बात को तय करें। हम लोग आश्वस्त हैं। जो आंकड़े हमारे पास हैं उस आधार पर हम लोग आश्वस्त हैं कि चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है, उन्होंने घोषणा कर दिया है, पार्टी तय करेगी नामों को। क्योंकि हम तो स्पष्ट बता दिए ना कि गठबंधन जीतेगी, गठबंधन मजबूती से है, गठबंधन का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा और गठबंधन के पक्ष में दोनों सीट जाएगा। देखिए, रोजगार को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा दावा किया है। जेएमएम ने इस साल राज्य में बड़ी संख्या में नियुक्तियों की बात कही है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार का फोकस रोजगार और जीविका पर है और अब तक करीब 9 लाख नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इस साल और 1 लाख नई नियुक्तियां की जाएंगी, जिसमें पुलिस बल और शिक्षकों की बहाली भी शामिल होगी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि लगभग हम लोगों ने 9 लाख नियुक्तियां ऑलरेडी कर दी और भी अब क्योंकि आने वाले दिनों में आपको मिलेगा जो आपको उत्पाद आरक्षियों का नियुक्ति होना है, कुछ पुलिस बल में भी नियुक्ति होना है, शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। अभी जेपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, जेएसएससी के कई एग्जाम्स हैं, तो हमको लगता है कि इस पूरे वर्ष में लगभग और 1 लाख लोग नियुक्तियां हो जाएंगी। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में महिला कैदी के गर्भवती होने का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की चिट्ठी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका में बदल दिया है। बता दें कि आज सुबह 9 बजे हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही डीजीपी को इस मामले में एफिडेविट दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी। इस केस में गृह विभाग के प्रधान सचिव, डीजीपी, कारा महानिरीक्षक, रांची डीसी, एसएसपी और जेल अधीक्षक को प्रतिवादी बनाया गया है। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी।
रांची के बिरसा मुंडा कारा में महिला कैदी के गर्भवती होने का मामला झारखंड हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, साथ ही इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है, जिसको लेकर शुक्रवार की सुबह यानी आज 9 बजे इसकी सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि इस मामले को लेकर एक टीम गठित की गई है जो जाँच कर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पूरी सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, साथ ही डीजीपी को एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 8 जून को होगी। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में जिस तरीके से खबरें आ रही थी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से जो पत्र सीएम हेमंत सोरेन को लिखा गया था, उसी के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया। अब नजरें जो है वो 8 जून को होने वाली सुनवाई पर है, क्योंकि 8 जून को राज्य सरकार की ओर से पूरे मामले में जवाब दाखिल किया जाएगा, डीजीपी का एफिडेविट होगा, तब इस मामले में और भी सच्चाई जो है सामने आएंगी। साथ ही दूसरे पक्ष की ओर से भी रखा जाएगा कि वास्तव में इसके पीछे क्या तथ्य हैं, अब तक क्या बयान लिए गए हैं। जाहिर है कि झारखंड हाईकोर्ट में 8 जून को होने वाली सुनवाई बेहद अहम है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए चाईबासा से बड़ी खबर, जहां हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस में एक दर्दनाक घटना हुई है। राजखरसावा और महाली रूप स्टेशन के बीच एक महिला ने अपने 1.5 महीने के बच्चे को चलती ट्रेन से फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद महिला ने दूसरे बच्चे को भी फेंकने की कोशिश की, लेकिन यात्रियों ने उसे बचाया। यात्रियों ने महिला और उसके पति को पकड़कर रेलवे सुरक्षा बल को सौंप दिया है। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। मृत बच्चे का शव रेलवे ट्रैक के किनारे से बरामद किया गया है। तो हम सामान पर तो ले जाके गेट में रख रहे थे कि बड़ा बैग है, तो बच्चा भी है, कैसे पकड़ेंगे, वो भी पगलाऊ कर रहे हैं। तो उसको बच्चा तो दिया खले, हम इसको पकड़ो, इसको दूध पिलाओ, बच्चा रो रहा है। बैग यहाँ से वहाँ तक होगा, गेट से मेरा सीट वहाँ खाली बैग रख के आया, बच्चा तक उससे पहले फेंक दिया, बच्चा फेंक दिया, खिड़की से फेंक दिया बच्चा। राजधानी रांची एक बार फिर एथलेटिक्स के महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। रांची में आज से 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। 25 मई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर से 700 से अधिक एथलीट और करीब 150 तकनीकी पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का आयोजन बिरसा मुंडा स्टेडियम मोरहाबादी में किया जा रहा है। मुकाबले सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक और शाम 6 बजे से 8:30 बजे तक आयोजित होंगे। प्रतियोगिता में कई ओलंपियन स्तर के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं, जिससे मुकाबले और भी रोमांचक होने की उम्मीद है। इस प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर भारतीय एथलेटिक्स टीम का चयन होगा। चयनित खिलाड़ी आगे कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि इन दिनों रांची भीषण गर्मी की चपेट में है, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में एक बार फिर खेल का महाकुंभ लगा है और इस बार यह महाकुंभ एथलीट गेम को लेकर है। आपको बता दें कि राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन का आयोजन किया गया है और देश भर के 700 से ज़्यादा एथलीट यहां पर अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 150 से ज़्यादा टेक्निकल अधिकारी यहां पहुंचे हैं। जाहिर है कि देश भर के जितने भी टॉप एथलीट हैं, चाहे उसमें ओलंपियन हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट हो, तमाम लोग यहां अपने परफॉर्मेंस को दिखा रहे हैं। और एथलीट में जितने भी गेम होते हैं, तमाम गेम्स का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। लेकिन बता दें कि ये गेम रांची में कितना महत्वपूर्ण है, आप समझ जाइए। ये कॉमनवेल्थ 2026 और आपको अंडर 23 जो एशियन जो एथलीट चैंपियनशिप होने जा रही है जापान में, उसको लेकर जो कह सकते हैं कि प्रदर्शन का जो आधार बनेगा वो रांची ही बनेगा। यानी भारतीय एथलेटिक्स टीम के लिए जो चयन होगा इसी परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। ऐसे में देख सकते हैं कि यहाँ चूँकि राजधानी रांची में इसमें भीषण गर्मी पड़ रही है और जो पारा है वो तकरीबन 38 से 39 डिग्री के बीच है। ऐसे में जो गेम का आयोजन किया गया है वो सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक है सुबह में, और शाम में 6 बजे से 8:30 बजे तक। ये मौसम जो रांची का है कैसा है? फिलहाल तो मैं रांची का ही हूँ, बट हाँ, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। क्या नाम है? सदानंद कुमार। सदानंद, कितनी तैयारी है? तैयारी तो बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं, ऊपर वाला के नाम पे छोड़ देते हैं। ठीक है सर, उससे पहले से तो बता रहे हैं। जी सर। किस गेम में है आप?
100 मीटर 100 मीटर में। जी सर। तो देख सकते हैं कि तैयारी यहाँ पर जो एथलीट हैं उनकी तैयारी बेहतरीन है। कुल मिलाकर राजधानी रांची का यह महाकुंभ खिलाड़ियों की तकदीर भी बदल सकता है, चूंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने को लेकर जो एक सपना होता है, वो सपने की कह सकते हैं उड़ान जो है, उस उड़ान की जो कह सकते हैं एक तरीके का यहाँ पर जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस वो तय करेगा कि वास्तव में आप जो है कि कॉमनवेल्थ गेम्स तक जाएंगे कि नहीं, भारतीय टीम में शामिल होंगे कि नहीं। रांची इसका बड़ा गवाह बनने जा रहा है और ऐसे में रांची का मौसम थोड़ा सा गर्म जरूर है, लेकिन खिलाड़ियों को पसंद आ रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। छोटे से ब्रेक का वक्त है।